हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपनी मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस पर। इससे पहले हम अपने एंशियंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने जाके नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। और आज हम आ जाते हैं मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन पे। टोटल 2 लेक्चर्स इसके होंगे और एक लेक्चर में टोटल 53 क्वेश्चन इस लेक्चर में होंगे। ठीक है, टोटल 106 क्वेश्चन आज तक इसमें आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए 2 लेक्चर्स में ये हम टोटल कंप्लीट करवा देंगे। मिडिवल हिस्ट्री में 1995 से लेके 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें कि 2021 के जो क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में इस सीरीज को शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म दिस फाइनल कॉलम ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट। ये बोलता है कि जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसने बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्ट को इन्फ्लुएंस किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल्स वाज नॉट अफेक्टेड बाय मुगल पेंटिंग। लेकिन ऐसा कौन सा स्कूल है या फिर ऐसा कौन सा पेंटिंग स्टाइल है जो मुगल पेंटिंग से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमें आंसर बताना है। तो ये कौन सा है? पहाड़ी है, मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा और कालीघाटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है हमारा डी, कालीघाटा जो पेंटिंग है। और ये कालीघाटा पेंटिंग कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, ये जो पेंटिंग है ये इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी किससे? जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग है उससे। और इन कालीघाट पेंटिंग में मेनली क्या होता है, बहुत सारे मतलब वेरियस थीम्स पे ये पेंटिंग बनाई जाती है। वाटर कॉलम का इसमें यूज किया जाता है ऑन मील पेपर। ठीक है, ब्रशेज जो कि कैफ और स्पाइरल हेयर से बनी होती हैं उसका मतलब यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो पहाड़ी और ये जो कांगड़ा स्कूल है, ये जो पहाड़ी स्कूल है ये कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश में। उसी के अंदर आता है कांगड़ा स्कूल। ठीक है, उसी के अंदर कांगड़ा स्कूल। और कांगड़ा स्कूल के अलावा पहाड़ी स्कूल में एक और स्कूल आता है, इसको बोलते हैं बसोली स्कूल। कौन सा है? बसोली स्कूल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी, की जो कालीघाटा पेंटिंग्स हैं वो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग से इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? हु अमंग द फॉलोइंग वर फेमस जूरिस्ट ऑफ मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया के फेमस जूरिस्ट कौन थे? ठीक है, फेमस जजेस कौन थे उस टाइम के? मिडिवल इंडिया में फेमस जज कौन थे? सबसे पहले है विजनेश्वरा, सेकंड है हिमाद्री, सी है राजशेखरा और डी है जिमुतवाहाना। ठीक है, तो जो इसमें तो आपको क्या है, मतलब फैक्ट्स हैं आपको पता ही होने चाहिए। ये आपको मतलब इसमें कुछ कुछ किसी एक दो के बारे में पता होगा तो आप निकाल लोगे। जैसे कि इसमें सबसे एक फेमस है राजशेखरा। ये जो थे संस्कृत पोएट थे। ये क्या थे? संस्कृत पोएट थे और ड्रामेटिस्ट थे। कौन थे? ड्रामेटिस्ट थे ये जो राजशेखरा थे। ठीक है, और ये किन के कोर्ट में पोएट थे? ये पोएट थे गुर्जर प्रतिहार के कोर्ट में। गुर्जर प्रतिहार के जो कोर्ट था वहाँ पे ये क्या थे? पोएट थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ कुछ वो बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि काव्य मीमांसा। इन्होंने एक बुक लिखी है, क्या लिखी थी? काव्य मीमांसा। मीमांसा, ठीक है, काव्य मीमांसा एक बुक लिखी है इन्होंने। एक इन्होंने बुक लिखी है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। ठीक है, ये 2 बुक्स जो हैं इनकी ये फेमस बुक है। और जो ये कर्पूर मंजरी बुक है ये अपनी वाइफ को प्लीज करने के लिए इन्होंने लिखी थी। और काव्य मीमांसा भी इन्होंने लिखी है। तो ये 2 बुक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जूरिस्ट नहीं थे, ये क्या थे? पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे। गुर्जर प्रतिहार के जो कोर्ट था वहाँ पे ये थे। ठीक है, तो इससे आप कर सकते हो कि ये जो थे ये फेमस जूरिस्ट नहीं थे, तो 3 इसमें नहीं होएगा। ठीक है, और जितने भी थे विजनेश्वरा, हिमाद्री और जिमुतवाहाना, ये सारे क्या थे? ये सारे ही जूरिस्ट थे। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? सी 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा राजशेखरा के बारे में थोड़ा सा आप याद कर सकते हो कि ये जो थे ये जूरिस्ट नहीं थे, ये क्या थे? पोएट थे। और ये और जो थे तीनों ये क्या थे? ये सारे जूरिस्ट थे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स हैज ए डोम विच इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा डोम है जो वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड में? तो ऐसा कौन सा है? टॉम ऑफ शेर शाह, सासाराम जामा मस्जिद, टॉम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक और गोल गुम्बज। ये तो आपको पता है कि इंडिया में सबसे बड़ा जो टॉम है वो कौन सा? गोल गुम्बज है, जो जहाँ कहाँ पे है? बीजापुर में। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो डोम है वो कहाँ पे है? गोल गुम्बज बीजापुर में है। और ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट है। अगर आप इसको बोलो तो ये क्या है? 2nd लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, ये क्या है? वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट है। और ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट, तो आप बोलोगे कि फिर वर्ल्ड का 1st लार्जेस्ट कौन सा है? ठीक है, वर्ल्ड का 1st लार्जेस्ट डोम कौन था? जो वर्ल्ड का 1st लार्जेस्ट डोम है वो है रोम में। कहाँ पे है? रोम, इटली में। और उसका नाम क्या है? डोम ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका। डोम ऑफ
सेंट पीटर्स बेसिलिका। ठीक है, तो ये डोम जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, और वैसे ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारा सबसे बड़ा जो वो डोम है वो कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और मेनली ये जो गोल गुंबज है ये है क्या, इसमें ये मुसोलियम है, मुसोलियम है ये किसका, मोहम्मद आदिल शाह सूर, मोहम्मद आदिल शाह सूर ऑफ बीजापुर। ठीक है, याद रखना ये आदिल शाह का ये मिसोलियम है जो बीजापुर के सुल्तान थे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये उनका मिसोलियम है गोल गुंबज, और सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, फर्स्ट लार्जेस्ट कोई और है। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, अष्टप्रधान वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अष्टप्रधान एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, वो कहाँ पे थी, गुप्ता में, चोला में, विजयनगर में, या फिर मराठा में। ठीक है, तो याद रखना जो अष्टप्रधान थी ना वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी वो कहाँ पे थी, वो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में थी। कहाँ पे थी, अष्टप्रधान मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में थी। और इसमें जो थे 8 जो थे वो उसके अंडर काम करते थे, 8 मिनिस्टर्स थे। अगर 8 मिनिस्टर्स की अगर मैं बात करूँ आपको, तो वो 8 मिनिस्टर्स कौन कौन से थे, 1 सेकेंड, अगर अष्टप्रधान की बात करें हम मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अष्टप्रधान थे। तो उनके नाम क्या क्या थे, सबसे ऊपर आते थे पेशवा, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी पेशवा। ये जो थे मेनली फाइनेंसिस को देखते थे और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। किसको देखते थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे जो पेशवा थे। ठीक है, उसके बाद आते थे हमारे सेनापति, उसके बाद आते थे सेनापति। जो सेनापति थे वो क्या थे, उनका नाम था सरी ए नौबत। सेनापति का तो आपको पता चल गया, इनको सरी ए नौबत भी बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद आते थे हमारे मजूमदार, उसके बाद आते थे हमारे मजूमदार। मजूमदार को और भी बोलते थे, इसको बोलते अमात्या, क्या बोलते थे, अमात्या। और इन्हीं को क्या बोलते थे, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर अकाउंटेंट भी बोलते थे इनको। क्या बोलते थे इनको, फाइनेंस मिनिस्टर और अकाउंटेंट। ठीक है, उसके बाद आते थे वाक्यानविस। ठीक है, वाक्यानविस, वाक्यानविस क्या था, ये इंटेलिजेंस पोस्ट थी। ठीक है, क्या थी, स्पाई वगैरह। ठीक है, जो इंटेलिजेंस देते थे, इंटेलिजेंस पोस्ट थी। ठीक है, उसके बाद आते थे हमारे सुमंत, या फिर जिनको क्या बोलते थे, दाबीर। सुमंत या फिर क्या बोलते थे उनको, दाबीर। ये थे फॉरेन मिनिस्टर, आप इनको मान लो फॉरेन मिनिस्टर, या फिर इसको मास्टर ऑफ सेरेमनीज भी बोलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आएंगे। ठीक है, और फिर आए थे हमारे, आते थे न्यायाधीश, न्यायाधीश। ये तो आपको पता ही चल गया ये किसके लिए होंगे, जस्टिस के लिए। ठीक है, उसके बाद आते थे हमारे पंडित राव। ये किसके लिए थे, रिलीजियस अफेयर्स के लिए, चैरिटेबल 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 जो भी थे उनके लिए, ग्रांट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आते थे हमारे क्या, सुरनविस। सुरनविस, सुरनविस को और क्या बोलते थे, चिटनीज। सुरनविस को और क्या बोलते थे, चिटनीज। ये क्या थे, कोरस्पोंडेंस मिनिस्टर थे, कोरस्पोंडेंस मिनिस्टर थे। तो ये थे हमारे अष्टप्रधान। ये क्या थे हमारे, ये टोटल थे हमारे अष्टप्रधान। अगर आप इसको देखोगे तो ये थे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में अष्टप्रधान की जो पोस्ट थी इन सबको दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये कहाँ पे थे, अष्टप्रधान मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, और उस टाइम पे एक और टर्म यूज़ होती थी, याद रखना, उसको बोलते थे मिर्सादार्स। क्या होते थे, एक टर्म यूज होती थी जिसको बोलते थे मिर्सादार। सी मिर्सादार क्या होते थे, जिनके पास लैंड के हेरिडिटरी राइट्स होते थे। हु हैड हेरिडिटरी राइट्स इन लैंड्स, हु हैड हेरिडिटरी राइट्स इन लैंड। ठीक है, इसको उस टाइम पे मिर्सादार्स उनको बोला जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, उनको क्या बोला जाता था, मिर्सादार्स बोला जाता था। अष्टप्रधान आपने देख लिया, पेशवा जो होते थे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थे, सेनापति, मजूमदार, अमात्या, वाक्यानविस, सुमंत और दाबीर। ठीक है, न्यायाधीश, पंडित राव, सुरनविस। ठीक है, अभी जब भी ये इसका कोई क्वेश्चन आए तो आपको कभी भी गलत नहीं होना चाहिए अष्टप्रधान से। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द रूट इंडिकेटेड इन द मैप, जो ये रूट है, ये वाला जो रूट है, रूट इंडिकेटेड बाई मैप वाज फॉलोड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज मिलिट्री एक्सप्लॉइट बाई। ये जो रूट था ये किसने फॉलो किया था, ये जो रूट था ये किसने फॉलो किया था, तो याद रखना ये जो रूट था ये किसने फॉलो किया था, ये मलिक कफूर ने फॉलो किया था। ठीक है, मलिक कफूर ने फॉलो किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने,
अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा था साउदर्न एक्सपीडिशन के लिए, ठीक है, और वो कन्याकुमारी तक पहुंच गया था, ठीक है। मलिक कफूर का दूसरा नाम क्या था? हजार दिनारी, ठीक है, हजार दिनारी भी इसका दूसरा नाम था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था और ये रूट किसने फॉलो किया था? मलिक कफूर ने इसको यूज किया था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये जो टर्म है अपभ्रंशा, ये मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट में यूज होती है। ये किसके लिए यूज होती है? तो याद रखना, जो भी अभी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस जो आई है ना इंडिया में, जो भी मॉडर्न लैंग्वेजेस का ओरिजिन हुआ है, ये यहीं से हुआ है। तो अर्ली फॉर्म ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का जो अर्ली फॉर्म है उसी को क्या बोलते हैं? अपभ्रंशा बोलते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो प्राकृत हो गई, पाली हो गई, ये सारी किससे आई हैं? ये सारी अपभ्रंशाई से ही आई हैं। मतलब जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें की उसकी जो अर्ली फॉर्म है उसी को क्या बोला जाता है? अपभ्रंशा बोला जाता है, ठीक है। और नॉर्दर्न इंडिया की मेनली लैंग्वेजेस है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोलता है? नास्तालिक वॉज, नास्तालिक क्या था? ठीक है, टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज हो रही है मिडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि टर्म्स से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। टर्म्स से कोई भी टर्म्स आप मिडिवल में पढ़ो तो उसको याद रखने की कोशिश करो। जैसे कि नास्तालिक, नास्तालिक क्या थी? तो याद रखना, जो नास्तालिक थी क्या थी? एक पर्शियन स्क्रिप्ट थी जो मिडिवल इंडिया में यूज होती थी, ठीक है। क्या थी? एक पर्शियन स्क्रिप्ट थी जो मिडिवल इंडिया में क्या होती थी? यूज होती थी, उसको बोलते थे नास्तालिक, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोलता है? द सूफी सेंट हु मेंटेन्ड दैट डिवोशनल म्यूजिक वाज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड। एक सूफी सेंट जिन्होंने ये बताया कि जो म्यूजिक है वो भगवान के क्लोज आने का एक रास्ता है, ठीक है। ये किसने बताया था? डिवोशनल म्यूजिक जो था, तो वो बताया था किसने? हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें ये बताया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और मेनली जो रिसाइटेशन ऑफ नेम्स ऑफ गॉड, ठीक है, वो इसका मेन फीचर था। मतलब क्या था? रिसाइटेशन ऑफ नेम्स ऑफ गॉड, ये इनका मेन था। इनके जो सिलसिला था उनका मेन फीचर यही था जो मोइनुद्दीन चिश्ती ने बताया था, ठीक है। रिसाइटेशन, और रिसाइटेशन किसके थ्रू? म्यूजिक के थ्रू, डिवोशनल म्यूजिक के थ्रू, ठीक है। समा, महफिल, ये सब, समा, महफिल, इन सब के थ्रू, ठीक है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोलता है? मुगल पेंटिंग रिच्ड इज जेनिथ अंडर। मुगल पेंटिंग अपने मतलब सबसे उच्च स्थान पर कब थी? अपने जेनिथ पर कब थी? तो ये कहाँ पे थी सबसे ज़्यादा? ये तो आप सबको पता ही होगा कहाँ पे थी? जहांगीर के टाइम पे। कहाँ, किसके टाइम पे थी? ये जहांगीर के टाइम पे जो पेंटिंग्स थी वो अपने हाईएस्ट लेवल पे थी, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोलता है? इन मिडिवल इंडिया मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। फिर जो मनसबदारी सिस्टम था वो किसके लिए शुरू किया गया था? मेकिंग रिक्रूटमेंट टू आर्मी, फैसिलिटेटिंग रेवेन्यू कलेक्शन, इंश्योरिंग रिलीजियस हार्मनी, या फिर इफेक्टिव क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रखना ये किसके लिए शुरू किया गया था? मनसबदारी सिस्टम ये इफेक्टिव क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया गया था, ठीक है। और मेनली किसमें शुरू किया गया था? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में इसको शुरू किया था। मनसबदारी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू हुआ था, ठीक है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू हुआ था। ये आप किससे याद रख सकते हो? एम से मनसबदारी, एम से मुगल, ठीक है। इससे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू हुआ था। और इसमें मेनली क्या थी? ये कंबाइंड कैपेसिटी शो करता था, किसी भी नोबल की कंबाइंड कैपेसिटी शो करता था कि उसकी सिविल कैपेसिटी क्या है और उसकी मिलिट्री कैपेसिटी क्या है, ठीक है। उसकी मिलिट्री कैपेसिटी क्या है? जाट और सवार उसके पास कितने हैं, ठीक है। जाट और सवार उसके पास कितने हैं, उससे मेनली उसकी जो मिलिट्री और ये कैपेसिटी जज होती थी, ठीक है। और ये जो पोस्ट थी ये क्या थी? हेरिडिटरी नहीं थी, ठीक है। याद रखना मनसबदारी में जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी नहीं थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये मनसबदारी की जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी नहीं थी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ की गई थी। जाट और सवार इसमें मेनली दिए जाते थे और ये उसका स्टेटस पता चलता था, सिविल और मिलिट्री मतलब रैंक होती थी। और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो चीज़ थी ये शुरू हुई थी, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? डी। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? गुरु अमरदास मिरी एंड पेरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह मांझी। तो देखो आपको इन सब में कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन ये तो पता ही होगा कि जो आदि ग्रंथ था, ठीक है, आदि ग्रंथ था वो किसने स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था किसने? गुरु अर्जुन देव ने स्टार्ट किया था, ठीक है। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने ही ये जो आदि ग्रंथ था ये स्टार्ट किया था, ठीक है। अब आप देखोगे कि गुरु अमरदास मिरी एंड पिरी, जो मिरी एंड पिरी था ना वो गुरु अमरदास ने नहीं शुरू किया था। जो मिरी एंड पिरी था वो गुरु हरगोविंद सिंह ने शुरू किया था। किसने किया था? हर गोविंद सिंह ने शुरू किया था। और हरगोविंद जो गुरु थे वो 6th गुरु थे, ठीक है। और ये मिरी एंड पिरी का कंसेप्ट क्या है? जो स्वॉर्ड्स का कंसेप्ट है ना, 2 स्वॉर्ड्स का कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट है ये हरगोविंद सिंह ने शुरू किया था और यही है, एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है और एक मेनली जो फिजिकल स्वॉर्ड है उसका कंसेप्ट। फिर गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ दिया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि ये जो देखो ये जो डी वाला है ना कि ये मांझी सिस्टम, ये मांझी सिस्टम गुरु गोविंद सिंह ने नहीं दिया। ये जो मांझी सिस्टम है ये गुरु किसने दिया है? अमरदास ने दिया है। किसने? अमरदास ने। और ये मांझी सिस्टम है क्या? मेनली मिशनरी वर्क, जैसे क्रिश्चियंस का मिशनरी वर्क है ना अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, तो ऐसा ये सिस्टम था जो कि गुरु अमरदास ने शुरू किया था, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये मिशनरी सिस्टम है, इसको याद रखना। मिशनरी मतलब अपने रिलीजन को स्प्रेड करने का जो सिस्टम था वो शुरू किया था गुरु अमरदास ने, इसको बोलते हैं मांझी सिस्टम।
ठीक है। उसके बाद आता है कि गुरु रामदास, ठीक है। तो ये गुरु रामदास थे, ये फोर्थ गुरु थे। मेनली इन्होंने मतलब टेम्पल्स बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, ठीक है। टेम्पल बिल्डिंग को भी, प्लेसेस जहाँ पे लोग अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सके, ठीक है। और इन्हीं गुरु रामदास ने ही अमृतसर जो सिटी थी वो फाउंड की थी। अमृतसर जो सिटी थी वो रामदास ने फाइंड की थी। और जो दल खालसा था, तो ये याद रखना, जो दल खालसा था ये किसका था? गुरु गोविंद सिंह का। दल खालसा किसने शुरू किया था? गोविंद सिंह ने जी, ठीक है। गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने ही शुरू किया था। तो ये चीज़ याद रखना, दल खालसा किसने शुरू किया था? गोविंद सिंह ने। मांझी सिस्टम अमरदास ने, और मीर एंड पीरी सिस्टम हरगोविंद सिंह ने, आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने, और रामदास ने मेनली अमृतसर सिटी फाउंड की थी, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ये हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या बोलता है? प्रेम वाटिका पोएम्स ऑफ लाइफ्स ऑफ कृष्णा वर कंपोज्ड बाय। प्रेम वाटिका जिसमें पोएम्स लिखी गई हैं कृष्णा की लाइफ के बारे में, तो वो उसमें वे किसने कंपोज किए हैं? तो याद रखना, ये आपको पता ही होगा कि जो सबसे अच्छा भक्त होगा जो रश खान जो थे उन्होंने कंपोज की थी, याद रखना, ठीक है। किसने की थी? ये मुस्लिम थे और लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर थे, ठीक है। और कौन से ईयर में ये थे? ये 1558 से 1628 के पीरियड में थे, ठीक है। 1558 से 1628 के पीरियड में ये थे जब इन्होंने प्रेम वाटिका लिखी है, ठीक है। और ये कृष्ण जी के फॉलोअर थे, मुस्लिम थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ। अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के बाद जो बलबन था उसने क्या टाइटल अपने ऊपर ले लिया था? तो जो बलबन था उन्होंने कौन सा टाइटल ले लिया था? उन्होंने टाइटल लिया था जिले इलाई का। जिले इलाई को बोलते हैं शेडो ऑफ गॉड। क्या बोलते हैं इनको? शेडो ऑफ गॉड भी बोला जाता है। तो इन्होंने ये वाला टाइटल दे दिया था। और ये जो था, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये क्या था? इन्होंने टाइटल जो ले लिया था, और ये क्या थे? स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। ये इल्तुतमिश के स्लेव थे। और इन्होंने कब से कब तक रूल किया था? इन्होंने किया था 1266 से लेके 87 तक रूल किया था। कब? इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में इन्होंने रूल किया था। उसके बाद की बात करें तो इन्होंने कई सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड की थी। इंट्रोड्यूस्ड क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था? इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया था सिजदा सिस्टम, सिजदा सिस्टम, ठीक है। सिजदा सिस्टम या फिर पैबोस सिस्टम, ठीक है, या फिर उसको बोलते थे जमीन बोसी सिस्टम। जमीन बोसी सिस्टम इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। तो याद रखना, ये सजदा सिस्टम, पेबोस सिस्टम की राजा के सामने आना है, उनके पैर चूमने हैं, ठीक है, नीचे वो करना है। तो ये वाला सिस्टम बलबन ने ही शुरू किया था, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस थी ये कहाँ की थी? पर्शियन कोर्ट्स में ऐसी प्रैक्टिस होती थी, लेकिन इंडिया में बलबन ने ऐसे शुरू की थी, ठीक है। और इन्होंने एक नायक की पोस्ट को एबोलिश भी कर दिया था। एबोलिश्ड किसकी पोस्ट? एक नायक की जो पोस्ट था, वो नायक की जो पोस्ट थी वो इन्होंने अबोलिश कर दी थी, ठीक है। उसके अलावा अगर बताएं कि इन्होंने एक न्यू मिलिट्री अफेयर्स का डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक है। न्यू मिलिट्री डिपार्टमेंट आप याद रख सकते हो। न्यू मिलिट्री डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था। न्यू मिलिट्री डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था। उस डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे? दीवान ए अर्ज, ठीक है, याद रखना, दीवान ए अर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान ए अर्ज जो था मिलिट्री डिपार्टमेंट, वो किन्होंने बनाया था? वो बलबन ने बनाया था। और इस इसके जो दीवान ए अर्ज के जो इंचार्ज थे उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता अरीज, अरीज ए मलिक, मुमालिक, ठीक है। इनको क्या बोला जाता था? अरीज ए मुमालिक इनको बोला जाता था, जो इनके इंचार्ज होते थे दीवाने अर्ज के, ठीक है। तो इन्होंने नया मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, नायक की पोस्ट को एबोलिश किया था, ये जो सिस्टम था इंट्रोड्यूस किया था, ये अब से अब तक रूल किया था, और इल्तुतमिश के स्लेव थे, ठीक है। तो इसको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बलबन के बारे में कुछ चीज़ें हमने देख ली। तो ये इन्होंने कौन सा टाइटल लिया था? जिले इलाई का टाइटल इन्होंने लिया था, ठीक है। इनको बोलते थे शेडो ऑफ गॉड भी इसको बोला जाता था। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोलता है? हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो हेड थे, अंडर द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर्स रेन। अकबर्स के टाइम पे जो मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड थे उनको क्या बोला जाता था? ठीक है, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड थे उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था मीर बख्शी। क्या बोला जाता था उनको? याद रखना, अकबर के टाइम पे जो मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड थे उनको बोला जाता था मीर बख्शी, ठीक है। देखो कुछ कुछ अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ कुछ पोस्ट थी, देख लेते हैं। देखो, ठीक है, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कुछ पोस्ट थी, जैसे कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कुछ पोस्ट थी, जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले क्या होता था? एम्परर। सबसे ऊपर क्या होता था? एम्परर। फिर आप बात कर सकते हो वजीर, जो कि मेन जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है और रूलर है उनके बीच का लिंक होते थे, ठीक है। वजीर तो उनके बीच का लिंक होते थे। उसके बाद आते थे हमारे मीर बख्शी। उसके बाद आते थे मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या होते थे? हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, अभी बताया, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। और हेड ऑफ नोबिलिटी भी इनको बोला जाता है, हेड ऑफ नोबिलिटी। नोबल्स के ऊपर भी यही होते थे, ठीक है। मीर बख्शी। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और जो न्यूज़ रिपोर्टर थे जिनको वाक्यानविस भी बोलते थे, और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को यहाँ पे क्या बोलते थे? बरीद्स बोला जाता था। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बरीद बोला जाता था, और वाक्यानविस इन्हीं को रिपोर्ट करते थे,
वाक्यानविश अभी बताया ना, वाक्यानविश इन्हीं को रिपोर्ट करते थे, किसको, मीर बख्शी को, क्योंकि ये क्या थे, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट होते थे। ठीक है, इसके अलावा एक और पोस्ट होती थी वहाँ पे, मीर समान, क्या होती थी, मीर समान एक पोस्ट होती थी। ये किसके थे, ये रॉयल हाउस होल्ड के इंचार्ज थे, इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, ये रॉयल हाउस होल्ड के ये इंचार्ज हुआ करते थे। ठीक है, और रॉयल वर्कशॉप जो होती थी, जिनको रॉयल हाउस होल्ड और रॉयल जो वर्कशॉप्स होती थी, जिनको कारखाना भी बोला जाता था, उनके भी ये हेड होते थे। ठीक है, मीर समान। उसके बाद आप बात कर सकते हो चीफ काजी। ठीक है, चीफ काजी, या फिर इनका दूसरा नाम था सेड्रुस, अगर आ जाए सेड्रुस सुदूर, सेड्रुस सुदूर। ठीक है, ये मेन क्या थे, जुडिशियल डिपार्टमेंट के हेड थे। किसके हेड थे, ये जुडिशियल डिपार्टमेंट के उस टाइम पे हेड थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मुतासिब्स। उसके बाद क्या आता है, मुतासिब्स। मुतासिब्स क्या थे, ये मेनली जर्नल ऑब्जर्वेशन के इंश्योर, मतलब रूल्स ऑफ मोरालिटी को इंश्योर करने के लिए थे ये। ठीक है, कि जो रूल्स ऑफ मोरालिटी हैं वो फॉलो हो रहे हो, रूल्स ऑफ मोरालिटी अगर फॉलो हो रहे हो उनके लिए ये थे मेनली। ठीक है, मेनली फेयर प्रैक्टिसेस को ये वो करते थे, इन्फोर्स करवाते थे, फेयर प्रैक्टिसेस को ये क्या करवाते थे, इंश्योर करवाते थे कि कहीं पे भी जो है वो फेयर प्रैक्टिस हो रही हो। ठीक है, और ये तो क्या हो गया हमारा, ये मेनली हो गया कि राजा के जो मतलब पास पास रहते थे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब राजा के आसपास का एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे करते थे। ठीक है, जो उनको खबर देते थे। ठीक है, अब एक था इनका मतलब अकबर का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसा था इनका। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अकबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में होता है सबसे पहले सूबा, सूबा को क्या बोलते थे, प्रोविंसेस भी बोलते थे। ठीक है, सूबे को एडमिनिस्टर कौन करता था, सूबेदार। ठीक है, कौन थे, सूबे को सूबेदार। ठीक है, उसके बाद आता था हमारा सरकार, जैसे अभी इस टाइम पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मान लो। ठीक है, सरकार डिस्ट्रिक्ट, इसको कौन मेनली वो करते थे, इनको करते थे दो वो, एक तो फौजदार। ठीक है, एक तो फौजदार और एक करते थे इनको अमल गुजार। कौन करते थे, अमल गुजार। ठीक है, अमल गुजार। ठीक है, जो भी स्पेलिंग देख लेना। जो फौजदार थे ये मेनली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। और जो अमल गुजार थे ये क्या करते थे, रिवेन्यू कलेक्शन करते थे। ठीक है, ये मेनली क्या करते थे, रिवेन्यू कलेक्शन करते थे। ठीक है, तो सरकार को मेनली दो जो पोस्ट थी वो दी गई थी। उसके बाद आते थे हमारे परगना, उसके बाद आते परगना। परगना जो थे हमारे ये इनको कौन वो करता था, इनको करता था शिकदार। इनको कौन एडमिनिस्टर करता था, इसको बोलता था शिकदार। ठीक है, इनको कौन करता था, शिकदार, इनको वो करता एडमिनिस्टर करता था। उसके बाद आते थे लास्ट में विलेजेस। ठीक है, विलेजेस को कौन एडमिनिस्टर करता था, उनको बोलते थे मुकद्दम, मुकद्दम, मुकद्दम। ठीक है, ये विलेज को एडमिनिस्टर करता था, सरपंच टाइप आप मान सकते हो, विलेज हेडमैन आप इसको मान सकते हो। ठीक है, तो ये जो थी ये प्रोविंसेस में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ऐसे करते थे जो अकबर के टाइम पे होता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उनके ही अकबर के ही टाइम पे जो टाइप्स ऑफ लैंड थी, मतलब लैंड को कई टाइप्स में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, उनके उसके लिए रिवेन्यू कलेक्शन के लिए लैंड को कई टाइप में बांट रखा था। जैसे कि एक टाइप होती थी पोलज लैंड। ठीक है, पोलज लैंड क्या होती थी, जो हर साल कल्टिवेटेड होती थी, मतलब एवरी ईयर जो कल्टिवेटेड, यहाँ पे लिख लो कल्टिवेटेड। ठीक है, हर साल जो कल्टिवेटेड होती, जो हर साल कल्टिवेटेड होती थी उसको बोलते थे पोलज। ठीक है, एक होती थी प्रोती। ठीक है, प्रोती ये क्या होती थी, हर 2 ईयर्स में कल्टिवेट होती थी। ठीक है, उसके बाद होती थी चाचर। ठीक है, चाचर लैंड होती थी, ये 3 to 4 ईयर्स में वो होती थी, क्या कल्टिवेट होती थी। और उसके बाद आती थी हमारी बंजर। ठीक है, बंजर जमीन में तो कुछ होता ही नहीं, तो ये 5 और मोर ईयर्स में ये कल्टिवेट होती थी। तो ये वाली लैंड थी। और जो ये चाचर और बंजर जमीन थी इनके जो रेंट था ये कंसेशनल रेट पे था। ठीक है, ये कंसेशनल इनसे जो था रिवेन्यू कम कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, कंसेशनल रेट पे था ये। तो ये चीज़ याद रखना, ये 4 टाइप की लैंड जो थी उस टाइम पे थी। पोलज जो हर साल कल्टिवेट होती थी, परोती जो 2 ईयर्स में, चाचर जो 3 to 4 ईयर में, और बंजर जो 5 to more ईयर्स में होती थी। ठीक है, और मेनली जो अकबर थे वो जो थे कल्टिवेशन को एक्सपेंड करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने अपने जो अमील्स थे, जो अमील्स थे, अमील्स क्या होते थे, रिवेन्यू ऑफिसर्स, याद रखना, रिवेन्यू ऑफिसर्स। अमील्स क्या थे, रिवेन्यू ऑफिसर्स थे। उनको क्या बोला जाता था, उनको डायरेक्ट किया गया था, उन्होंने उनको डायरेक्ट किया था क्या करने के लिए, टक्कवी देने के लिए। क्या, टक्कवी देने के लिए। टक्कवी क्या होते थे, लोन्स होते थे। टक्कवी मतलब लोन्स होते थे, किसके लिए, पीजेंट्स के लिए, ताकि वो अपने फसल बो सकें अगर उनके पास पैसे नहीं है तो। ठीक है, और वो रिवेन्यू बाद में दे दे। तो लोन्स देने के लिए अमील्स को किसने डायरेक्ट किया था, अकबर ने डायरेक्ट किया था कि वो टक्कवी दें उनको। ठीक है, तो क्योंकि वो मेनली कल्टिवेशन को अपने उसमें इंक्रीज करना चाहते थे। ठीक है, अब देखो अभी जो ये तो हो गया कि लैंड को किस टाइप में डिवाइडेड थी। अब मेनली जो लैंड का रिवेन्यू सिस्टम था अकबर का, उसको जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था उसको क्या बोला जाता था उनके टाइम पे, लैंड रिवेन्यू सिस्टम को उस टाइम पे क्या बोला जाता था, जब्ती सिस्टम बोला जाता था। ठीक है, जब्ती सिस्टम या फिर बंदोबस्त सिस्टम, जब्ती या फिर
बंदोबस्त सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम बोला जाता था। किसको? लैंड रेवेन्यू सिस्टम को, जो उस टाइम का था, उसको जब्तिया वो सिस्टम बोला जाता था। मेनली ये किस पे बेस्ड था? शेर शाह के सिस्टम पे बेस्ड था। किसके सिस्टम पे बेस्ड था? शेर शाह के सिस्टम पे बेस्ड था ये, ठीक है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस अकबर के टाइम पे की गई थी। किसने की थी? टोडरमल ने कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें की थी। क्या की थी? इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की थी। किसने? टोडरमल जी ने। किसने की थी ये? टोडरमल जी ने इसमें कुछ वो की थी, क्या मॉडिफिकेशंस की थी। क्या मॉडिफिकेशंस की थी उन्होंने? जैसे कि एक दहशाला सिस्टम शुरू किया था। क्या सिस्टम शुरू किया था? दहशाला सिस्टम शुरू किया था। तो ये भी आ सकता है कि दहशाला सिस्टम किसके टाइम पे शुरू हुआ था? अकबर जी के टाइम पे शुरू हुआ था। दहशाला का मतलब होता है हर 10 ईयर्स में यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मतलब हर दह मतलब 10 ईयर्स में मेजर की जाएगी, ठीक है, लैंड को जो है मेजर किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ ये क्या था? मेजरमेंट था। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था ये, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आपको पता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मनसबदारी सिस्टम में जाट सवार, उनको कितनी सैलरी दी है, कितने कैवलरी मैन है, वो मनसबदारी सिस्टम था इस टाइम पे। इस टाइम पे एक और सिस्टम था जिसको बोलते थे जागीरदारी सिस्टम, ठीक है। जागीरदारी सिस्टम ये जो था मेनली किसी पर्टिकुलर टेरिटरी का रिवेन्यू था वो किसी नोबल्स को दे दिया जाता था, क्योंकि वो किसी वहाँ पे सर्विस कर रहे थे उसके लिए, ठीक है। ये मेनली क्या, इसका मतलब क्या था? असाइनिंग रिवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर टेरिटरी टू नोबल्स, क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहे हैं किस पे? स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो इसको रेवेन्यू कलेक्शन का उनको दे दी जाती थी जागीर, ठीक है। उसके बाद थी उनकी रिलीजियस पॉलिसी। अगर हम अकबर की रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब आगे हमारी रिलीजियस पॉलिसी। रिलीजियस पॉलिसी में उन्होंने एक इबादत खाना बनाया, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग क्या करते थे? डिस्कशंस करते थे। 1575 में उन्होंने बनाया था ये, लेकिन 1582 में वहाँ से जो डिबेट्स एंड डिस्कशन थे वो बंद कर दिए गए थे, ठीक है। यहाँ से जो डिबेट्स थी वो बंद कर दी गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसके प्रति वो हो गए थे, डेट्रीमेंटल हो गए, मतलब उनके लिए डेट्रीमेंटल हो गया था, ठीक है। तो ये 1582 में जो डिबेट्स थी इबादत खाना में वो डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। फिर इन्होंने 1579 में क्या बनाया? डिक्री ऑफ इनफेलिएबिलिटी इशू की। क्या की? डिक्री ऑफ इनफेलिएबिलिटी इन्होंने इशू की, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1582 में ही और क्या बनाया? दिन ए इलाही धर्म बनाया। दिन ए इलाही भी इन्होंने एक न्यू रिलीजन फॉर्म किया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ इन्होंने मेन की इबादत खाना बनाया। 1579 में इन्होंने डिग्री ऑफ इनफेलिएबिलिटी की, और 1582 में दिन ए इलाही जो इन्होंने नया एक धर्म शुरू किया। इसके बाद अकबर के नवरत्नाज के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा आपको सुनने को मिला होगा, ठीक है। अकबर के नवरत्नाज की अगर बात करें, जैसे कि अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल आते हैं। उसके बाद फैजी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे तानसेन। अकबर ने इनको दूसरा नाम दिया था मियान, ठीक है, याद रखना। और फिर आते हैं हमारे बीरबल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दहशाला सिस्टम जिन्होंने शुरू किया था, टोडरमल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे मान सिंह। उसके बाद आते हैं मिर्ज़ा अजीज़ कोका, मिर्ज़ा अजीज़ कोका, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है। उसके बाद आते हैं फरीज अजीज़ राव, ठीक है, अजीज़ राव, फ़कीर अजीज़ राव, जो भी हैं ये लास्ट आते हैं। तो ये हैं अकबर के नवरत्नास, ठीक है। आपने देख ली इनके जर्नल रिलीजियस पॉलिसी देख ली, नवरत्न देख ली, जागीरदारी सिस्टम क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? जब्ती सिस्टम या फिर बंदोबस्त सिस्टम बोला जाता था। शेरशाह के टाइम से उन्होंने लिया था, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ लैंड किस टाइप की थी? अमील्स किसको बोलते थे? टकवी किसको बोलते थे, ठीक है। और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? और अकबर का जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उसके आसपास उसको इन्फॉर्मेशन देते थे, वो सिस्टम कैसा था? तो ये सारी चीज़ें क्या कर लिया आपने? देख लिया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हो जाता है ये हमारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या बोलता है? द स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफीज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जो स्पॉन्सर और मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर हैं चिश्ती ऑर्डर के, वो कौन से हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। और सेकेंड है द चिश्ती ऑर्डर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द विलेज चिश्ती इन अजमेर। तो ये जो चिश्ती ऑर्डर है ये एक विलेज से लिया गया है, जो अजमेर में एक मतलब विलेज है। तो याद रखना, ये तो सही है कि सबसे फेमस जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, लेकिन ये सही नहीं है कि चिश्ती जो है वो चिश्ती गाँव से लिया गया जो अजमेर में है। देखो, चिश्ती ऑर्डर जो है चिश्ती गांव के नाम से तो लिया गया है, ये एक टाउन का नाम है, याद रखना है कि ये टाउन का नाम है। और ये कहाँ पे है? मेनली अफगानिस्तान में है, ये अजमेर में नहीं है। ये जगह कहाँ पे है? अफगानिस्तान में ये विलेज है, ठीक है। तो याद रखना, ये चिश्ती ऑर्डर इंडिया का कोई जगह नहीं है, चिश्ती जगह की, ये अफगानिस्तान में है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट करेक्ट है। तो इसमें देख लो, तो सी ऑप्शन बनेगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो आंसर हो जाता है इसका सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 1 सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोजर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड देयर वर्क्स ऑन महाभारत थीम इज करेक्टली मैच। कौन सा जो है जिन्होंने महाभारत पे काम किया वो करेक्टली मैच है। तो याद रखना, पेम्पा ने कन्नड़ा में एक रामायण बनाई है, ठीक है, पेम्पा ने कन्नड़ा में एक वो बनाई है। और जो पेम्पा थे ये क्या थे, कन्नड़ के एक पोइट थे, ठीक है, ये कन्नड़ के पोइट थे। इन्होंने एक महाभारत की इन्होंने कॉपी की, उसका क्या नाम है, विक्रम अर्जुना विजया, जिसका इन्होंने क्या नाम दिया, विक्रम अर्जुना विजया, ठीक है। तो याद रखना विक्रम अर्जुना विजया। तो ये कन्नड़ में महाभारत का ही वर्जन है, ठीक है, कन्नड़ में महाभारत के जो वर्जन है उसको क्या बोलते हैं, विक्रम अर्जुना विजया, और ये पेम्पा ने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द मिडिवल इंडियन राइटर हु रेफर्स टू डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। कौन से मिडिवल इंडियन राइटर थे जिन्होंने अमेरिका की डिस्कवरी के बारे में लिखा। मलिक मोहम्मद जैसी काफ़ी पहले आ गए थे अमेरिका की खोज से, ठीक है। अमीर खुसरो भी काफ़ी पहले थे, और रस खान भी नहीं, और इसमें था मेनली अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल मेन थे जो अकबर के टाइम पे थे, जिन्होंने मतलब जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो इन्होंने उसके बारे में लिखा था, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द मेंबर ऑफ शिवाजीज अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि शिवाजी के अष्टप्रधान में जो फॉरेन अफेयर्स को देखते थे वो कौन थे, ठीक है। अभी बताया था कौन थे, वो सुमंत थे, ठीक है। अगर आपको अभी भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने लिखवाया है अष्टप्रधान में, तो आप जाके ऊपर देख भी सकते हो। देखो अष्टप्रधान मैंने लिखवाया है, उसमें मैंने बताया कि सुमंत क्या थे, जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जो मेनली फॉरेन उस चीज़ को देखते थे, ठीक है। तो जो ये हमारा हो जाता है सुमंत, जो शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो फॉरेन अफेयर्स को देखते थे। ये रिलीजियस अफेयर्स के थे, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थे, ठीक है, ये कुछ नहीं था। फिर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द लॉस ऑफ कांधार वाज ए बिग ब्लो टू मुगल एम्पायर फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ। देखो कांधार का लॉस मुगल एम्पायर के लिए इतना ज़्यादा वो क्यों था, क्योंकि याद रखना 1638 में ईरानियन से जो शाहजहां हैं उन्होंने कांधार को छीन लिया था, ठीक है। लेकिन 1649 में ही दोबारा उसको लॉस्ट कर दिया, ठीक है, दोबारा उसको लॉस्ट कर दिया। मतलब शाहजहां ने 3 कैंपेन्स की, उसके बाद भी उसको नहीं जीत पाए। तो ये मेनली हमने जीत लिया था, तो ये हमारा क्या था, स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जो हमने हार दिया वहाँ पे, ठीक है। तो लॉस ऑफ कांधार वाज ए बिग ब्लो टू मुगल एम्पायर, क्यों, क्योंकि इट वाज ए स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। फवाजिल का क्या मतलब होता है सल्तनत के पेड़ में, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था फवाजिल का मतलब, तो याद रखना फवाजिल का मतलब होता था एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय इक्तादार्स। इक्तादार्स क्या होते थे, इक्तादार्स होते थे जो मेनली जो रिवेन्यू को कलेक्ट करते थे वहाँ से, ठीक है। तो इक्तादार्स क्या करते थे, इक्तादार्स अपना खर्चा, अपनी जो भी उन्होंने मिलिट्री रख रखे उसका खर्चा निकालने के बाद जो थोड़े बहुत रिवेन्यू कलेक्शन से जो पैसे बचते थे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को भेजते थे। तो उसी को बोला जाता था क्या, फवाजिल, ठीक है। कितना फवाजिल, कितना बैलेंस बचा के उन्होंने आगे मतलब सेंटर को भेजा है, ठीक है। ये मान लो कि स्टेट और सेंटर का मान लो कि जैसे कि स्टेट्स हैं अपना टोटल खर्चा मिला के कितना पैसा सेंटर को भेजती हैं, ऐसा कुछ मान सकते हो, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट पेड टू एक्सचेकर बाय इक्तादार, उसको बोला जाता था फवाजिल, ठीक है, उसको बोला जाता था फवाजिल। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रिपोर्टेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। सबसे बड़ा जो बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स है वो किस उसने बनाया है, तो ये चीज़ याद रखना, ये किसने बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स किसने बनाया है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इनको फादर भी बोला जाता है वैसे, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया है, ठीक है, याद रखना। अब ये फिरोज शाह तुगलक है, ये भी कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है इन सब में, ठीक है। अकबर हमने देख लिया, ये देख लिया, ठीक है। अब ये जो फिरोज शाह तुगलक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका कई बार इसमें नाम आता है, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो मेनली अभी क्यों न्यूज़ में, अभी तो इसलिए न्यूज़ में क्योंकि अभी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। क्या मेनली फिरोज शाह मतलब जो स्टेडियम है उसका नाम चेंज करके किया गया, इसलिए ये थोड़ा न्यूज़ में, इसलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने मेनली फिरोज शाह तुगलक ने कब से कब तक रूल किया, इन्होंने मेनली 1351 से 1888 तक यूज़ किया, 88 तक इन्होंने रूल किया, ठीक है। और मेनली इन्होंने क्या है, अशोका के पिलर को भी ट्रांसफर किया अम्बाला से और दिल्ली में फिरोजाबाद में इन्होंने प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जो अशोकन पिलर को भी इन्होंने रिमूव करके दिल्ली में इन्होंने ही प्लेस किया फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद इन्होंने मतलब बहुत सारे गार्डन्स भी बनवाए, ठीक है, कैनाल्स भी बनवाई हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी कुतुब मीनार को रिपेयर भी, हाँ इन्होंने कुतुब मीनार को रिपेयर किया, कुतुब मीनार को क्या किया इन्होंने, रिपेयर किया, ये। उसके बाद हौज खास भी इन्होंने बनाया, ठीक है, सूरज कुंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या बनाई हैं, फिरोज शाह तुगलक ने बनाई हैं, ठीक है। तो याद रखना ये सूरज कुंड, हौज खास, कुतुब मीनार रिपेयर करवाना, गार्डन कैनाल्स, इनके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके टाइम पे एक सूफी पोइट्री काफ़ी ज़्यादा जो अवधि में रिटर्न थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, जिसको क्या बोलता था, जिनका नाम था प्रेमा खयान, ठीक है। प्रेमा खयान क्या थी, एक सूफी पोइट्री थी, ठीक है, एक ये सूफी पोइट्री थी जो कि अवधि में लिखी गई थी,
ठीक है, जो कि अवधि में लिखी गई थी, सूफी पोइट्री थी, और ये इसके रेन में बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, फेमस हुई थी। ठीक है, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी भी है इनकी, उसको क्या बोला जाता है, फुतूहत ए फिरोज शाही, फितूत ए फिरोज शाही। ठीक है, फितूहत ए फिरोज शाही इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ठीक है, इन्होंने ही इम्पोजिशन किया था किसका, जजिया का, नॉन मुस्लिम पे जो टैक्स लगाया जाता है, जजिया इन्होंने इम्पोज किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे कई चीज़ एस्टेब्लिश की थी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश की थी। उन एस्टेब्लिश चीज़ों में क्या क्या आता है, जैसे कि सबसे पहले दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात इन्होंने शुरू किया था। दीवान ए खैरात क्या होता है, चैरिटेबल जो ऑफिसर होता है वो इन्होंने शुरू किया था। दीवान ए खैरात मतलब चैरिटेबल ऑफिसर, रिलीजियस ऑफिसर मान सकते हो। दीवान ए खैरात इन्होंने शुरू किया था एक। ठीक है, एक पोस्ट बनाई थी। उसके बाद दीवान ए बंदागन, दीवान ए बंदागन डिपार्टमेंट इन्होंने शुरू किया था। दीवान ए बंदागन, बंदागन मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स होता है वो इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, उसके अलावा 4 न्यू टाउन्स इन्होंने बनाए थे। 4 न्यू टाउन्स इन्होंने बनाए थे। 4 न्यू टाउन्स इन्होंने कौन कौन से टाउन्स बनाए हैं, एक तो फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद, एक है फतेहाबाद, फिरोजाबाद फतेहाबाद, ठीक है, उसके बाद जौनपुर, ठीक है, उसके बाद जौनपुर, और उसके बाद हिसार। ये 4 टाउन्स इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हॉस्पिटल्स भी इन्होंने बनाए। हॉस्पिटल्स पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, हॉस्पिटल्स को इन्होंने क्या नाम दिया था, इनको बोला था दारुल शिफा। हॉस्पिटल्स को क्या बोलता था, दारुल शिफा, दारुल शिफा, या फिर शिफा खाना, शिफा खाना, या फिर बीमार खाना, कुछ ऐसा ही था, या फिर बीमारिस्तान, हाँ बीमारिस्तान, बीमारिस्तान इन्होंने हॉस्पिटल खोले थे, उनको ये भी नाम दिए थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जो ट्रैवलर्स थे उनके लिए रास्ते रास्ते में रेस्ट हाउसेस भी बनाए थे। रेस्ट हाउसेस को क्या बोला जाता था, सराय बोला जाता था, सराय भी इन्होंने बनाए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने याद रखना कई सारे टैक्सेस इंपोज किए थे। ठीक है, इन्होंने कई सारे टैक्सेस इंपोज किए थे। टैक्सेस में अगर बात करें जैसे कि खरज, खरज जो था 1/10 था हमारे प्रोड्यूस ऑफ लैंड का, जिसको बोला जाता था। जक़ात इन्होंने शुरू किया था। जक़ात मेनली 2.5% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी जो रिलाइज्ड फ्रॉम मुस्लिम्स थी उससे था ये। तो ये जक़ात टैक्स था, ये मेनली मुस्लिम से जो लेते थे उस पर था। फिर था एक खाम जो था 1/5 ऑफ बूटी कैप्चर्ड, ठीक है, ऑफ बूटी कैप्चर्ड। ठीक है, तो ये था खाम। जक़ात आपको बताते हैं 2.5% जो मुस्लिम से प्रॉपर्टी रिलाइज की जाती थी उससे, और ये 1% था प्रोड्यूस ऑफ लैंड का। ठीक है, तो ये सारे जो टैक्सेस थे ये किसने शुरू किए थे, ये फिरोज शाह तुगलक ने ही शुरू किए थे। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन हो जाता है ये भी कंप्लीट हो जाता है। ये जो थे टैक्सेस इंपोज किए थे इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा ये जो थे डिपार्टमेंट कुछ एस्टेब्लिश किए थे, ऑटोबायोग्राफी, और कब से कब तक रूल किया था, कौन से इसमें किया था। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, एट फर्स्ट द टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज एसेंशियली मिलिट्री। जो फर्स्ट टाइम मतलब एट फर्स्ट जो टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में वो जो था वो मिलिट्री का था। और सेकंड है द कंट्री वाज पार्सल्ड आउट एज इक्ता अमंग लीडिंग मिलिट्री लीडर्स। बिल्कुल, टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले एक टाइप का मिलिट्री ही मेन था और उसको इक्ताज में बांटा जाता था, अभी बताया। और जो इक्ताज थे वो जो कुछ ठीक है, अभी इक्ताज के बारे में, इक्तादार जो कुछ एक्सेस अमाउंट को बेचते थे उसको क्या बोलते थे, फवाजिल। ठीक है, तो दोनों ही चीजें सही है, तो आंसर आ गया ए। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां दारा सिखो वाज सेंट एन एक्सपीडिशन टू दिस बालखा बदस्तान एंड कांधार। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि शाहजहां के टाइम पे जो दारा सिखो थे उनको इस एक्सपीडिशन पे भेजा गया था। सेकंड है द एक्सपीडिशन सेंट बाय शाहजहां टू मिडल ईस्ट वाज ए मार्वेलियस सक्सेस। तो याद रखना ये बिल्कुल ही मतलब कंप्लीट फेलियर थी। ठीक है, जो ये कैंपेन थी ये क्या थी, कंप्लीट फेलियर थी। हार के आए थे दारा सिखो वहाँ से, तो ये क्या थी, कंप्लीट फेलियर थी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ए करेक्ट है, बी रीजन फॉल्स है, तो आंसर आ गया सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या बोलता है, अहदिस वर ट्रूपर्स हु। अहदिस कौन से ट्रूपर्स होते थे, तो देखो एक तो ऑफर्ड देयर सर्विस सिंगली, बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपनी सर्विस देते थे और किसी चीफ से वो अटैच नहीं होते थे, और एम्परर उनका इमीडिएट कॉलोनल होता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये फोर्थ नहीं है कि अपने आप को ये मिर्जाज से अटैच करते थे। ठीक है, याद रखना ये इससे अटैच नहीं करते थे। इनके अपने क्या होते थे, दीवान होते थे और बख्शी होते थे। इनके अपने क्या होते थे, दीवान होते थे, और इनके अपने ही क्या होते थे, बख्शी होते थे। ये चीज़ ध्यान रखना, इनके अपने दीवान होते थे, बख्शी होते थे, और इनको वेरी हाई सैलरी दिया, इनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे, उनको बहुत हाई सैलरी दी जाती थी। ठीक है, ये लॉयल ट्रूपर्स में गिने जाते थे। ठीक है, लॉयल ट्रूपर्स में गिने जाते थे, एफिशिएंट थे और इनकी क्या थी, हाई सैलरी थी। ठीक है, एफिशिएंट थे और इनकी क्या थी, हाई सैलरी थी। ये चीज़ ध्यान रखना, अहदिस। तो ये फोर्थ कट हो जाता है, 1, 2 और 3 करेक्ट है, तो आंसर आ गया इसका बी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कंसिडर द फॉलोइंग। हमें बताना है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच देवर बिल्ट, जिसमें ये बनाए गए हैं।
तुगलकाबाद फोर्ट, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तुगलकाबाद फोर्ट है ये कब बना है, ये 1321 में बना, 1300 कुछ में बना है। ठीक है, उसके बाद आप बात करो कि फतेहपुर सिकरी, जो फतेहपुर सिकरी है ये कब बनी है, 1570 के आसपास बनी है। ठीक है, और ये जो लोधी गार्डन है ये कब बना है, ये 14 के आसपास बना है, 1421 से लेके वहाँ तक बना है। ठीक है, और कुतुब मीनार जो है और ये कब बनी है, 1206 से 36 के बीच में बनी है। ठीक है, 1206 से 36 के बीच में बनी है। ठीक है, तो इसमें देखो क्रोनोलॉजी में क्या हो गया, कुतुब मीनार सबसे पहले बनी है तो थर्ड आ गया सबसे पहले, या 2 में ही है। और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा बना, फतेहपुर सिकरी, फोर्थ सबसे लास्ट में बना है, तो ये आ गया आंसर बी, थर्ड सबसे पहले और फोर्थ सबसे लास्ट में, तो ये होगी इसकी क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो इसको याद कर लेना कि ये देखना कि फोर्थ जो है, या फिर अंपायर से भी आप देख सकते हो, कुतुब मीनार सबसे पहले बनी थी और फतेहपुर सिकरी सबसे लास्ट में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 पे हमें 2 कॉलम्स दिए गए, उनको मैच करना है। 1556 1600, 1686, 1739। तो देखो इसमें आप कुछ चीज़ें वो कर सकते हो, जैसे कि 1600 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। क्या हुआ था 1600 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट, कि वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया था। ठीक है, ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ये चीज़ तो सबको पता होगी। ठीक है, तो इसका मतलब बी का जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा फोर्थ, तो केवल और केवल 2 स्टेटमेंट हमारे पास बच गई। ठीक है, अब देखना है आपको 1556 में क्या हुआ था, 1556 में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ उस टाइम पे हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था, देखो 1556 में याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि अकबर का एक्सेशन हुआ था, मतलब अकबर को राजगद्दी पे बिठाया गया था, क्योंकि उसी टाइम पे क्या होता है उनके फादर की डेथ हुई थी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, उनके फादर की अभी के टाइम पे डेथ हुई थी, तो उनको उस पर गद्दी पे बिठाया गया था। तो ये 1556 का ए का जो हो जाता है हमारा 5 हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बी। ठीक है, तो याद रखना तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब देखो कि इसका क्या होगा, बी का 4 हो गया, तो सी का 3 और डी का 2। सी का 3 मतलब डेथ ऑफ शिवाजी कब हुई थी, 1686 में हुई थी, और 1739 में क्या हुआ था, नादिर शाह ने दिल्ली को कैप्चर किया था। ठीक है, नादिर शाह ने दिल्ली को कैप्चर किया था 1739 में, और 1686 में शिवाजी की डेथ हुई थी। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब जो हल्दी घाटी का था ये कब हुआ था, याद रखना हल्दी घाटी का जो बैटल हुआ था वो 1576 में हुआ था, एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, हल्दी घाटी का जो बैटल था वो 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, तो आपको पता ही है किसके बीच में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो अगर आप ये भी पता है ना, देखो कि ये 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था 1576 में, तो देखो 1 जो है 1576 कहीं नहीं दे रखा, तो आप इसमें देखो 1 1576 जहाँ भी दे रखा होगा इसका मतलब वो गलती होगा। देखो डी का 1 दे रखा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें ए का 1 दे रखा है ये भी रॉन्ग है, और ये सी का 1 दे रखा है ये भी रॉन्ग है, तो तीनों ही चीज़ें रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया बी। समझ गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1 जो भी ईयर दे रखे हैं वो गलत इसमें दे रखे हैं, तो सीधा आंसर हमारा एक भी पता है ना, हल्दी घाटी कब हुआ था 1576 में हुआ था, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, अदरवाइज आपको दूसरे तरीके से भी बता दिए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इस मैप में शेडेड जो पोर्शन है उसमें ये ए और बी क्या क्या शो किया गया, ए और बी क्या डिनोट कर रहे हैं, तो याद रखना जो ए है ये आपको क्या लग रहा है, ए आपको इनमें से क्या लग रहा है, गोकुंड आपने कहीं सुना होगा, खांडेश मेनली ये वेस्टर्न पार्ट को बोला जाता है, यहाँ पे महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे एक खांडेश टाइप का वो आता है। ठीक है, खांडेश यहाँ आता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो बच गया क्या, गोकुंडा, सॉरी गोंडवाना। ठीक है, सॉरी गोंडवाना बच गया यहाँ पे, तो ए तो हो गया गोंडवाना, और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे मुल्तान आएगा कि लाहौर आएगा, तो मेन चीज़ वहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, लाहौर है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या लाहौर है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया अकबर 1605 में गोंडवाना है ये, और ये क्या है लाहौर है। ठीक है, ये अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, तो याद रखना, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी, कैसे हमने किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज ए मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले जो राइटर जिन्होंने उर्दू को एज ए मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन यूज़ किया था वो कौन से थे, अमीर खुसरो। किन्होंने यूज़ किया था, अमीर खुसरो ने सबसे पहले पोएटिक एक्सप्रेशन के रूप में उर्दू को यूज़ किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, टू विच लोधी सुल्तान डज द मैप बिलोंग, ये कौन से लोधी सम्राट से ये मैप में जो ये ए पॉइंट है, देखो यहाँ पे दे रखा है ए पॉइंट, तो ये किससे बिलोंग करता है, यहाँ पे है ए पॉइंट। ठीक है, तो ये ए किससे बिलोंग करता है, तो याद रखना ये जो जगह है, देखो अलीगढ़ तो थोड़ी इधर है दिल्ली के पास, तो अलीगढ़ तो होगा नहीं, तो ये क्या है जौनपुर है, और जौनपुर मेनली, और ये किसके टाइम पे है, याद रखना ये बहलोल लोधी के टाइम पे है, किसके टाइम पे, बहलोल लोधी के टाइम पे है, जौनपुर जगह है, और मेनली यहाँ पे बहलोल लोधी ने हुसैन शाह शर्की, हुसैन शाह SHARQI शर्की जो थे जौनपुर के 1479 में उनको हराया था, कब 1479 में उनको हराया था, बहलोल लोधी ने हुसैन शाह शर्की को डिफीट किया था यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर आ गया ए। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसब सेड टू मेंटेन 20 हॉर्सेज, हर 10 को 20 हॉर्सेज मेंटेन करने पड़ते थे। ठीक है, ये किसके टाइम पे था, तो याद रखना ये अकबर के टाइम पे नहीं था, ये किसके टाइम पे था, ये जहांगीर के टाइम पे था, जहांगीर के टाइम पे था कि हर 10 कैवलरी मैन को 20 जो हॉर्सेस थे वो मेंटेन करने पड़ते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग का एक ही हमारे पास है डी।
ठीक है, आंसर आ गया डी। इसका मतलब जो बी है वो सही है। मतलब क्या है, हॉर्सेस हैड टू रेस्टेड व्हाइल ऑन मार्च एंड रिप्लेसमेंट्स वर नेसेसरी इन टाइम ऑफ वार। ये भी स्टेटमेंट सही है कि हॉर्सेस को रेस्ट करवाना पड़ता था, मार्च के बाद उनको रिप्लेस भी करना पड़ता था। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। वन कंसिस्टेंट फीचर फाउंड इन हिस्ट्री ऑफ साउदर्न इंडिया वाज ग्रोथ ऑफ स्मॉल रीजनल किंगडम रादर देन लार्ज एम्पायर बिकॉज ऑफ। साउदर्न इंडिया में छोटे छोटे रीजनल किंगडम बने, एक बड़ा अंपायर नहीं बन पाया, उसका मेन रीजन क्या था? ठीक है, ये चीज इसमें पूछी गई है। तो उसका मेन रीजन एब्सेंस ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, देखो ये भी नहीं दिया गया, ये भी नहीं दिया। इसका आंसर था कि एब्सेंस ऑफ वास्ट एरियाज ऑफ फर्टाइल लैंड, वहाँ पे वास्ट एरियाज ऑफ फर्टाइल लैंड नहीं थे, और ज्योग्राफी भी कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे कोस्टल एरियाज है, तो कोई एक कंसिस्टेंट कोई वास्ट लैंड नहीं थे जिसपे वो रूल कर सके। ठीक है, तो कहीं कहीं पे रूल हो रहे थे। तो वही है कि जो साउदर्न इंडिया में वहाँ पे क्या नहीं हो पाया, एक लार्ज एम्पायर नहीं बन पाया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। द किंग हु वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग। किसकी डेथ पे बदाऊनी ने ऐसा बोला था? किसकी डेथ पे बदाऊनी ने ऐसा बोला? तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसको याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ पे बदाऊनी ने ऐसा बोला था कि राजा अपने लोगों से फ्री हो गया और लोग अपने राजा से फ्री हो गए हैं। ठीक है, तो ये पागल राजा भी बोला जाता था इसको। ठीक है, तो हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ जामा मस्जिद इन कश्मीर कंप्लीटेड बाय जियान उल अब्दीन इंक्लूड। जो कश्मीर में जामा मस्जिद बनाई गई है उसके क्या क्या फीचर हैं जो कि जियान उल अदीन ने बनाई है? तो याद ये भी चीज़ आप याद रख सकते हो। कश्मीर में जो जामा मस्जिद बनाई है किसने बनाई है? जियान उल अदीन ने बनाई है। ठीक है, तो उसमें तुरत भी है, बुद्धिस्ट पगोडा से सिमिलरिटी भी है और पर्शियन स्टाइल भी है, तीनों ही चीज़ें। तो आंसर क्या आ जाता है? डी। ठीक है, उसकी सारी ही फीचर्स उससे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। याद रखना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखना है। तो जहांगीर विलियम हॉकिंस, बिल्कुल ये सही टाइम है, ये सही स्टेटमेंट दे रखी है। अकबर सर थॉमस रो, तो याद रखना जो ये सर थॉमस रो ये जहांगीर के ही टाइम पे आए थे, अकबर के टाइम पे नहीं आए थे, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है साझा ट्रेवरनियर, बिल्कुल उसके टाइम पे, साझा के टाइम पे ट्रेवरनियर आए थे। ठीक है, और औरंगजेब के टाइम पे भी मतलब औरंगजेब के बारे में भी ट्रेवरनियर ने लिख तो रखा है, और औरंगजेब के टाइम पे आए थे मनोसी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ आप याद रखते हो, साझा के टाइम पे आते ट्रेवरनियर, औरंगजेब के बारे में लिखा था किसने? मनोकी ने, और थॉमस रो इन्हीं के टाइम पे आए थे, जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी रॉन्ग हो जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हमें एक दूसरे से मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कि लैंड एलोकेटेड टू बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, जो बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स या फिर जो नोबल्स थे उनको जो लैंड एलोकेट की जाती थी वो किसको की जाती थी? जागीरदारी सिस्टम में की जाती थी। ठीक है, ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जागीरदारी सिस्टम में क्या किया जाता था, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड है लैंड एलोकेटेड टू रिवेन्यू फार्मर्स ऑफ रेंट कलेक्टर्स, जो लैंड जो थी रिवेन्यू फार्मर्स ऑफ रेंट कलेक्टर्स को दी जाती थी। ठीक है, तो ये किस में दी जाती थी? रेंट कलेक्टर्स को जो लैंड एलोकेट की जाती थी वो बड़े बड़े रिवेन्यू फार्मर्स कौन को थे? उनको क्या बोला जाता था? जमींदार बोला जाता था। जमींदार को क्या बोला जाता था? बड़े बड़े रिवेन्यू फार्मर्स बोला जाता था। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया 4। उसके बाद आता है लैंड एलोकेटेड टू ईच पीजेंट, हर एक पीजेंट को जो लैंड दी जाती थी और वही उसका मतलब टैक्स देगा, तो वो ये किस में था? रेतवाड़ी सिस्टम में था। और जब पूरे विलेज से वो किया जाता था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उसको बोलते हैं मालवारी सिस्टम। याद रखना, महाल मतलब होता है विलेज और सिस्टम होता है मतलब वहाँ से वो चीज़ वारी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन होता था। ठीक है, तो गाँव से रेवेन्यू कलेक्शन करने का सिस्टम जो था उसको बोलते थे मालवारी। रेत होता है पीजेंट, रेत का मतलब होता है पीजेंट, वारी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब पीजेंट से ही डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करना उसको बोलते थे रेतवारी सिस्टम। तो हमारा ए का 1 हो गया और ए का 1 2 में ही है और बी का 4 हो गया, तो बी का 4 1 में ही है, तो आ गया बी। ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी। संभाजी के बाद मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन किसने किया? तो याद रखना बालाजी विश्वनाथ ने। किसने किया? बालाजी विश्वनाथ ने इसको किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या बोलता है ये जो जगह है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जगह का नाम लिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो ये जगह क्या है? ये याद रखना, अकबर एट द टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ खांडेश इन 1601। 1601 में खांडेश को ये जगह थी, मतलब अकबर ने इनको वो किया था। ठीक है, महाराष्ट्र में जो नॉर्थ वेस्ट स्टेशन था पहले उसको खांडेश ही बोला जाता था, अकबर ने इनको कैप्चर किया था। ठीक है, 1601 में। ठीक है, और याद रखना यहाँ का असीरगढ़ था, जो वहाँ अशीरगढ़ इंपॉर्टेंट फोर्ट था। क्या था? अशीरगढ़ एक इंपॉर्टेंट फोर्ट था यहाँ का, और 1601 में अकबर ने इनको अनेक्स कर लिया था और बुरहानपुर यहाँ की कैपिटल बनाई गई थी। जो ये खांडेश सूबा था इसकी जो मेन जो कैपिटल थी वो क्या बनाई गई थी? बुरहानपुर। याद रखना, बुरहानपुर यहाँ की कैपिटल बनाई गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, बुरहानपुर यहाँ की कैपिटल बनाई गई थी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। रेन ऑफ कृष्णदेव राय, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, अराइवल ऑफ पोर्चुगीज, डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो ये कब कब हुई है? ठीक है, तो याद रखना कृष्णदेव राय जो थे 1509 से 30 के बीच में इन्होंने राज किया है। ठीक है, 1509 से 30 के बीच में इन्होंने राज किया है। तो और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन थोड़ी देर पहले बताया था 1206 से 10 के बीच में हुआ है। ठीक है, पोर्टुगीज 1498 में आए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की जो डेथ है वो 1380 के आसपास हुई है।
1388 के आसपास। ठीक है, तो अभी देखो क्रोनोलॉजी क्या होगी। सबसे पहले क्या हुई, कुतुब मीनार बनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमारी कुतुब मीनार बनी है। उसके बाद हमारी फिरोज शाह तुगलक की डेथ हुई है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अराइवल ऑफ पोर्चुगीज हुआ है। और उसके बाद जो है हमारे कृष्णदेव राय जो है उनका रहना है। ठीक है, तो याद रखना ये जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये कहाँ कहाँ पे यूज होते थे, देखो इक्ताज, अभी थोड़ी देर पता है। इक्ताज जो थे टर्किश जब आए तब थे, तो टर्किश मतलब जब भी दिल्ली सल्तनत का टाइम शुरू हुआ तभी मतलब इक्ताज आए। ठीक है, तो ये आप इससे देख सकते हो। ठीक है, तो इक्ताज क्या थे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो लैंड ग्रांट्स थे, ये सारे लैंड ग्रांट्स के बारे में ही बात की गई है, ये सारे लैंड ग्रांट्स हैं। तो इक्ताज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे थे। ठीक है, उसके बाद जागीर, अभी थोड़ी देर पहले बताया जागीर कौन देता था, मुगल्स। ठीक है, जागीरदारी सिस्टम। अमरराम और मोकाशा, मोकाशा, ठीक है याद रखना, जो ये मोकाशा है ये क्या है, मराठास में दिए जाते थे। मोकाशा किस में दिए जाते थे, मराठा में दिए जाते थे। और जो अमाराम थे ये किस में, विजयनगर अंपायर में दिए जाते थे। ठीक है, अमाराम विजयनगर अंपायर में दिए जाते थे। और जो मोकाशा थे वो मराठा में दिए जाते थे। मोकाशा मराठा में दिए जाते थे और जो अमाराम थे वो विजयनगर में दिए जाते थे। जागीर अभी थोड़ी देर पहले देखा था अकबर के टाइम पे, तो मुगल्स में दिए जाते थे। और इक्ता अभी देखा था टर्किश जो था वो क्या करते थे, तो उस टाइम पे देखा था, तो ये होता दिल्ली सल्तनत में। तो ए का सेकंड हो गया, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1, तो आंसर आ गया बी। ठीक है, तो 39 का हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स वर हेल्ड एज जगत गुरु बाय हिज मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन सेकुलरिज्म। इनको जगत गुरु क्यों बोला जाता था, क्योंकि वो जो थे सेकुलर थे। उनके जो मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे वो उसको क्या बोलते थे, जगत गुरु बोलते थे। तो ऐसे कौन थे, तो वो थे कौन से, सुल्तान ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह। कौन थे, इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, इनको जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू हिज बिलीफ इन सेकुलरिज्म। क्या जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लिंगराज टेम्पल लोकेटेड। ये तो आपको पता ही होगा, लिंगराज टेम्पल कहाँ पे, भुवनेश्वर में है। ठीक है, कहाँ पे, ये भुवनेश्वर में है। ठीक है, किसने बनाया था, किंग जजाति केशरी सोमवंश के राजा ने बनाया था। ठीक है, एक इसको हम लिख ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो था लिंगराजा टेम्पल, लिंगाराजा टेम्पल। ठीक है, कहाँ पे है ये, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में अभी बताया, ये कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, इसके बाद मेनली यहाँ पे जो डेटी है ये वो कौन है, शिव और विष्णु के कॉम्बिनेशन है, शिव एंड विष्णु के कॉम्बिनेशन है, जिनको क्या बोला जाता है, हरिहरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हरिहरा इनको बोला जाता है, हरिहरा। ठीक है, याद रखना इसको। और मेनली कलिंगा स्टाइल में ये जो टेम्पल है ये बनाया गया है। कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर में, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये बनाया गया है। और जो ये कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का, मतलब नॉर्दर्न स्टाइल जो आर्किटेक्चर है उसका पार्ट है। ठीक है, और ये रेड सैंडस्टोन में बनाया गया, रेड स्टोन में ये बनाया गया है। ठीक है, किसने बनाया, किंग जजाति केशरी, जजाति केशरी ने इसको बनाया है, ऑफ सोमवंश। ठीक है, सोमवंश के राजा जो जजाति केसरी थे उन्होंने इसको बनाया है। और ये तो आपको बता गया, डीटी क्या है, मेनली लॉर्ड शिवा को ये वो है क्या डेडिकेटेड है। और जो कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर होते हैं उसमें मेनली द्योलाज बनते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे क्या बनते हैं, द्योलाज बनते हैं, जैसे कि रेखा द्योला, जैसे कि होता है रेखा द्योला। उसके बाद आता है पीढ़ा द्योला, पीढ़ा द्योला। और उसके बाद आता है खाखरा द्योला, ये टाइप के KHAR खाखरा द्योला। ये सारे किसके फीचर हैं, कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर के फीचर हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि लिंगराज टेम्पल के बारे में कुछ कुछ चीज़ें होगी हमारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्या बोलता है कि इनको मैच करना है, भक्ति सेंट और उनका प्रोफेशन। ठीक है, भक्ति सेंट और उनका क्या क्या प्रोफेशन था। ठीक है, तो याद रखना ये सारे ही किसके डिसिपल्स थे, ये रामानंदा के डिसिपल्स थे सारे, रामानंदा के डिसिपल्स थे सारे। ठीक है, और देखो जो कबीर थे, वो कबीरदास थे, वो क्या थे, वीवर थे। ठीक है, याद रखना, तो कबीरदास क्या थे, हमारे वीवर थे। ठीक है, उसके बाद जो नामदेव थे वो क्या थे, वो थे हमारे टेलर। ठीक है, नामदेव क्या थे, हमारे टेलर। और जो हमारे रविदास जी थे वो क्या थे, रविदास जी क्या थे, जो हमारे जो रविदास जी थे वो थे कोबलर। और जो सेना थे वो क्या थे, वो थे हमारे बार्बर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, तो ये चीज़, ये कौन कौन सा प्रोफेशन करते थे, ये जो भक्ति सेंट थे, ये आपका हो गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन। जब चंगेज खान के अंडर मंगोल्स ने अटैक किया उस टाइम पे इंडिया में रेन कौन कर रहा था, तो याद रखना उस टाइम पे रेन कर रहा था इल्तुतमिश। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, मतलब गेट ऑफ मक्का किसको बोला जाता था, तो ये बोला जाता था सूरत को। याद रखना किसके टाइम पे, मुगल टाइम पे गेट ऑफ मक्का किसको बोला जाता था, सूरत को बोला जाता था। ठीक है, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैच, दीवानी बंदागस तुगलक के टाइम पे, दीवानी मुख्तराज बर्बन के टाइम पे, दीवानी कोही अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, और दीवानी अर्ज मोहम्मद तुगलक के टाइम पे।
मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो बंदागन था, भिवानी बंदागन, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो डिपार्टमेंट शुरू किया था, ठीक है, स्लेव्स का डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये तुगलक ने शुरू किया था। तो ये तुगलक डायनेस्टी का अभी थोड़ी देर पहले फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, दीवानी बंदागन शुरू किया था। तो ये हमारा ठीक हो गया। दीवानी बंदागनी किसने शुरू किया था, तुगलक ने। तो फर्स्ट करेक्ट ठीक है। और ये सारे गलत है, क्योंकि जो दीवाने मुस्ताखरज है, दीवाने मुस्ताखरज है, इसको अरियर्स का डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, ये बलबन ने नहीं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और जो दीवाने कोही है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, किसने शुरू किया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। और ये जो दीवाने अर्ज है, ठीक है, दीवाने अर्ज है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, थोड़ी देर पहले बताया था, ये किसने शुरू किया था, बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दीवाने अर्ज बलबन ने शुरू किया था। तो दीवाने अर्ज बलबन ने किया था। दीवाने कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। और दीवाने मुख्तराज ये किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और बंदागन तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये आ गया इसका आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्या बोलता है, द बैटल ऑफ खानवा वाज सर्टेनली मोर डिसिसिव एंड सिग्निफिकेंट देन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखो फर्स्ट बैटल और पानीपत किसके बीच में हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और जो बैटल ऑफ खानवा था ये किसके बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। तो याद रखना एक बार क्या हुआ था ना कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, ठीक है। तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो राणा सांगा से लड़ना ज्यादा मुश्किल था एज कम्पेयर टू इब्राहिम लोदी। इसका मतलब जो इससे युद्ध हुआ होगा, बैटल ऑफ जो खानवा था, वो ज्यादा डिसिसिव था किससे, बैटल ऑफ पानीपत। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट है, राणा सांगा द राजपूत हीरो वाज सर्टेनली अ मोर फॉरबिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, ए। दोनों ही एक्सप्लेनेशन भी सही है और ये भी सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 हमें क्या बोलता है कि जो ये शेडेड पोर्शन है ये किसका अंपायर दिखाता है। तो याद रखना ये जो शेडेड पोर्शन है ये टोटल किसका अंपायर दिखाता है, ये काबुल तक का एरिया ये दिखाता है शाहजहां के टाइम का, ठीक है। शाहजहां के टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज। हिंदी को किसने यूज किया था, तो जो सबके गुरु थे उन्होंने यूज किया था, किसने, रामानंदा ने यूज किया था। और ये कब थे, 1360 से 1470 के बीच थे। 1360 से 1470 के बीच इनका जो था वो था, तो रामानंदा थे। क्वेश्चन नंबर 49, विच रेफरेंस टू मिडिवल इंडियन रूलर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मिडिवल इंडियन रूलर्स के बारे में हमें बताना है। फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप अरीज डिपार्टमेंट, जो अरीज डिपार्टमेंट था वो इन्होंने सेटअप किया था, किसने, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने। सेकंड है बलबन इंट्रोड्यूस्ड ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस। देखो ब्रांडिंग ऑफ फोर्स किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये तो आपको दाग और चेहरा सिस्टम आपको पता होगा, किसने शुरू किया था, ब्रांडिंग ऑफ फोर्स अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन ने क्या शुरू किया था, अरीज डिपार्टमेंट, भी थोड़ी देर पहले बताया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो दोनों ही अपोजिट दे रखे हैं ना, तो ये ठीक है ना, ये ठीक है। थर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक वाज सक्सीडेड बाय हिज अंकल टू द मिलिट्री। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके अंकल नहीं, उनके कजन आए थे। क्या आए थे, कजन आए थे। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट ठीक होगी, फिरोज शाह तुगलक सेटअप ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, जिसको बोलते थे दीवाने, मतलब क्या बोलते थे वो, बंदागन, ठीक है। बंदागन का जो डिपार्टमेंट था वो इन्होंने शुरू किया था। तो डी हो गया करेक्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 50, कि मोटिव बिहाइंड शाहजहां बाग कैंपेन, मतलब बाग कैंपेन क्यों थी, जहाँ पे इन्होंने किसको भेजा था, दारा सिखों को भेजा था शाहजहां ने। तो ये उसके पीछे का मोटिव क्या था, मेन उसका मोटिव था कि सिक्योर ए फ्रेंडली रूरल इन बाज खान विच बॉर्डर काबुल, जो काबुल से बॉर्डर करता है, ठीक है। मेनली फ्रेंडली रूरल वहाँ पे सिक्योर करना था, ये इनका मेन मोटिव था शाहजहां का, ठीक है। तो बाग कैंपेन आपने देखी अभी कहाँ हुई थी, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्या बोलता है, मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2 years लिव्ड इन ए कैंप कॉल्ड स्वर्गद्वारी। याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ा और एक स्वर्गद्वारी के नाम के 2 साल तक के कैंप में रहा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है कि एट दैट टाइम दिल्ली वाज रेवेज्ड बाय प्लेग एंड मैनी पीपल डाई। ये भी स्टेटमेंट सही है कि उस टाइम पे प्लेग हो रखा था और बहुत सारे लोग वहाँ पे मर रहे थे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जो इसका आंसर हो जाता है ए, कि ए जो स्टेटमेंट है दोनों करेक्ट है और ये आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे होएगी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उन्होंने भी एक डिपार्टमेंट बनाया था, जिसको बोला था दीवान ए अमीर ए कोही। दीवान ए अमीर ए कोही मेनली क्या था, मेनली कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने के लिए लोन्स देने की ये प्रोसेस थी। जिससे अकबर ने शुरू की थी ना, वैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लोन्स देने की ये प्रोसेस शुरू की थी, ठीक है। जो कल्टीवेशन के लिए पीजेंट्स को लोन दिया जाता था, तो उनमें जो डिपार्टमेंट था उसको बोलता था दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है। उन्होंने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया था उसके लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 52, हिस्टोरियन बरानी रिफ्यूज टू कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सल्तनत एज ट्रूली इस्लामिक बिकॉज। जो हिस्टोरियन बरानी था उन्होंने इंडियन स्टेट जो है वो ट्रूली इस्लामिक नहीं है, ये ऐसा क्यों कंसिडर किया था, ऐसा किया था क्योंकि जो सुल्तान थे उन्होंने मुस्लिम लोगों को अपने रूल से सप्लीमेंट कर दिया था, इसलिए, ठीक है। तो याद रखना। और फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53, सूफीज़म के बारे में बताना है। सूफीज़म फिर है, सूफीज़म में क्या है,
सूफीज़म में है कि शेख अहमद सरहंदी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्राहिम लोधी। ठीक है, वो इब्राहिम लोधी के वो थे, तो याद रखना इब्राहिम लोधी के नहीं, अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, सरहंदी अकबर के और जहांगीर के वो थे, ना कि इब्राहिम लोधी के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, तो दो ही ऑप्शन बच गए। इसका मतलब सेकंड सही है। इसका मतलब शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी वाज डिसिपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, ये ठीक है। थर्ड है औरंगजेब वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ शेख सलीम चिश्ती। देखो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे कौन जाते थे? अकबर जाते थे, तो इसका मतलब औरंगजेब तो होंगे नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया हमारा बी। इसका मतलब कादरी ऑर्डर ऑफ सूफी जो था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? निमातुल्लाह और इन्होंने, जिलानी ने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारे टोटल जो 53 क्वेश्चन है आज के वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कल का हमारे लेक्चर के बाद हमारी टोटल मेडिवल हिस्ट्री के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री। तो ठीक है, इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।